अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि इसकी टर्म किसने दी फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर क्या है या ये कैसे राइज हुई और जो डिफरेंट थिंकर्स हैं इस थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने कैसे इसको क्रिटिसाइज़ किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो आए टाइम जाए के बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि इसकी टर्म किसने दी फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर क्या है या ये कैसे राइज हुई और जो डिफरेंट थिंकर्स हैं इस थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने कैसे इसको क्रिटिसाइज़ किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो आए टाइम जाए के बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट? कंपटीशन एंड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर कंपटीशन होता है, लड़ाई झगड़े होना, लोगों के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन ना होना, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी होना, इक्वल राइट्स ना होना लोगों को मिलना, जिसकी वजह से वो आपस में जो है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। सोसाइटी के अंदर इसका राइज हो जाना कंपटीशन का और इनइक्वालिटी का। व्हाट इज़ थ्योरी? थ्योरी क्या होती है? एन आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज़ दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी। अब थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक आइडिया होता है या सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं जो ट्राइज टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल में क्या आ सकता है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रेन, सोशल कंट्रोल थ्योरी। बहुत सी थ्योरी और भी थिंकर ने दी हैं, जैसे कि मिडल रेंज थ्योरी, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उधर मेरे चैनल का विजिट करें। और डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बाय एडवन सदरलैंड, वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप उसको भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट करें। और डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी थ्योरीज दी हैं और उन पर काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट क्या कहते थे। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच सेड दैट ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी आर स्टैटिक एंड स्टेबल एंड सोसाइटी रनिंग स्मूथली थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। वो कहते थे सोसाइटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी वजह से सोसाइटी स्टैटिक है और स्टेबल है। सोसाइटी जो है वो स्मूथली रन कर रही है, इसके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसके मेन पिलर्स होते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी जो होती है वो चल रही होती है। विदाउट इंस्टीट्यूशन हमारी सोसाइटी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह हमारी सोसाइटी के भी डिफरेंट पिलर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सोसाइटी के डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और अपना अपना रोल उनका होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो स्मूथली रन कर रही है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी सेज दैट द रोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन कैन नॉट चेंज। वो कहते थे सोसाइटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनका अपना रोल होता है और वो चेंज नहीं होता, उनका वो रोल वही रहता है। फंक्शनलिस्ट बेस्ड ऑन नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड मोरालिटी। फंक्शनलिस्ट जो होते थे वो नॉर्म्स, वैल्यूज़ और मोरालिटी के ऊपर बेस्ड करते थे। कंसेंसस इज़ द स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन। अब कंसेंसस क्या होता है? इसको हम स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, इन्फ्लुएंस करना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। और इसके बगैर जो है कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होगा? एक अकेला बंदा जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता किसी के साथ और ना ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसके दरमियान। दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, देन सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। Conflict is a deviance act, so we should punish that person who create conflict in society. अच्छा, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो लोग कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं ना, उनको पनिश कर देना चाहिए। ठीक है, उनको सज़ा दे दो ताकि सोसाइटी के अंदर नेक्स्ट टाइम कन्फ्लिक्ट पैदा ही ना हो। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कैसे राइज हुई? कार्ल मार्क्स जो कि 1880s में पैदा हुए और 1882 में इनकी डेथ हो गई। और मैक्स वेबर जो कि 1864 में पैदा हुए, 1920 में इनकी डेथ हुई। वाज अगेंस्ट द स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरी के अगेंस्ट थे। दे क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट एंड देन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी राइज। इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो राइज होगी सोसाइटी के अंदर। द स्टूडेंट्स ऑफ मार्क्स also give the conflict theories. They were rely to conflict theory and said that it is a valid theory. जो स्टूडेंट थे कार्ल मार्क्स के, वो इन्होंने conflict theory से रिलाई भी किया था, वो मानते थे इसको। ठीक है, और वो कहते थे कि ये थ्योरी वैलिड भी है। conflict theory first proposed by Karl Marx. It is a theory that society is in a state of perpetual
कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स ने पहली बार इसकी टर्म दी थी और वो कहती थी थ्योरी ये कहती है कि सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से होता है। सोसाइटी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन की वजह से सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होल्ड दैट सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय डोमिनेंट एंड पावर रेदर देन द कंसेंसस एंड कॉन्फर्मिटी। वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होल्ड करती है सोशल ऑर्डर को सोसाइटी के अंदर मेंटेन रखती है। वो कहती है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, डोमिनेंट लोग हैं, वो अपनी पावर को मेंटेन रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास जो पावर है, जो हमारे पास स्टेटस है, अथॉरिटी है, वो हमारे पास मेंटेन रहे, वो चेंज ना हो या फिर हम ऊपर से लोअर लेवल में ना जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पॉलिटिशियंस देख लें, ठीक है, अब गवर्नमेंट है 5 साल बाद चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं या फिर जो रूलिंग क्लास हमारी आती है, वो चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेंटेन रहे। पिछले 5 साल जिन्होंने गवर्नमेंट जो है वो संभाली है, नेक्स्ट भी हम ही इसको संभालें, यानी कि हमारा स्टेटस जो है वो चेंज ना हो। और वो चाहते हैं कि हम ही डिसीजन मेकिंग करें, हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को लोग फॉलो करें, यानी कि वो लोगों को अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं ताकि हमारा स्टेटस जो है वो स्टेबल रहे, हम पावर में रहें। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दोज विद wealth and power try to hold on to it by any means possible, chiefly by suppressing the poor and powerless। यानी कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपनी जो पावर होती है उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेंटेन रहे, ठीक है, जो लोअर लेवल जो लोग होते हैं उनको हम दबा के रखें। कार्ल मार्क्स वाज टॉक ऑन द इकोनॉमिक लेवल, वो इकोनॉमिक लेवल की बात करते थे कार्ल मार्क्स, और उन्होंने कहा था ही सेड दैट जस्ट दैट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन चेंज द सोसाइटी के अंदर जो है इकोनॉमिक लेवल वही सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकता है, और किसी चीज़ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आए। क्लासेस डिवीजन ऑन इकोनॉमिक लेवल, अच्छा इन्होंने सोसाइटी के अंदर 2 क्लासेस की बात की है, क्लासेस को 2 डिवीजन की है इकोनॉमिक लेवल पर। एक बुर्जुआस जिसको हम अपर लेवल कहते हैं, जिसमें हमारे कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, दूसरी है प्रोलिटेरिएट जिसके अंदर लोअर लेवल आते हैं और हमारे वर्कर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है वो बुर्जुआस यानी कि कैपिटलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो ऐसे ही स्टेबल रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी जो कंपनीज़ हैं या फिर हमारे जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो वो इसकी वजह से क्या करते हैं कि वो वर्कर्स को दबा के रखते हैं, उनको ज़्यादा वर्क देते हैं, उनको जो है वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा हो जाता है, और वर्कर्स कह जाते हैं कि हम जितना काम करते हैं उतना हमें पे किया जाए, और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ये डाल देते हैं कैपिटलिस्ट, जिसकी वजह से इन दोनों क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक दिन इतना बढ़ जाएगा जो वर्कर्स हैं हमारे वो डोमिनेंट हो जाएंगे और कैपिटलिस्ट जो हैं वो इनके नीचे आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है वो हमारे वर्कर्स जो हैं वो डोमिनेंट क्लास बन जाएंगे। Karl Marx said that when upper and lower classes will finish and the middle class occur, then the revolution will come into the society and society will change and then go to the development। कार्ल मार्क्स कहते हैं सोसाइटी के अंदर 2 क्लासेस अपर और लोअर हैं, जब ये दोनों फिनिश हो जाएंगी मिडिल क्लास आ जाएगी, जब मिडिल क्लास आएगी सोसाइटी के अंदर रिवोल्यूशन आएगा, चेंज आएगा, सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। देन न्यू मार्क्सिस्ट वो क्या होते हैं कि वो फॉलोअर्स ऑफ कार्ल मार्क्स, न्यू मार्क्सिस्ट जो होते हैं उनको हम फॉलोअर्स ऑफ कार्ल मार्क्स कहते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उनको फॉलो किया। वो क्या कहते थे, दे वेर एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स बट दे सेड द चेंज विल नॉट ऑटोमेटिकली कम इनटू द सोसाइटी रेदर देन रिवोल्यूशन विल कम व्हेन द आइडियोलॉजी ऑफ पीपल विल चेंज। वो कहते थे सोसाइटी के अंदर अगर चेंज लेके आना है तो लोगों की आइडियोलॉजी चेंज होनी चाहिए, लोगों का माइंड सेट चेंज हो, पुरानी सोच जो है वो ख़त्म हो, यानी कि ओल्ड थिंकिंग से न्यू थिंकिंग, जो लोग हैं वो नैरो माइंडेड से ब्रॉड माइंडेड की तरफ आएँ। फॉर एग्जांपल पहले जो लोग होते थे वो कहते थे कि गर्ल्स का एजुकेशन हासिल करना कोई मतलब इतनी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड हों, लेकिन अब लोगों को पता चला है कि उस गर्ल्स जो होती हैं मोस्टली डिपेंड होती हैं, तो लड़कियों को एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो कल को किसी की मोहताज ना बने। रॉल्फ डैरेंडॉर्फ ये कौन थे, 1929 में पैदा हुए, 2009 में इनकी डेथ हो गई। ये कार्ल मार्क्स के फॉलोअर थे। इन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट द चेंज विल कम इनटू सोसाइटी थ्रू पावर रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी। ये कहते थे सोसाइटी के अंदर जब चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, पावर, रिसोर्सेज और अथॉरिटी की वजह से। अब अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी रेफर्स टू द लीगल फॉर्म राइट ऑफ अ पर्सन और समवन इन द सुपीरियर पोजीशन टू कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्ट द एक्शंस और टास्क कैरिड आउट देयर सबऑर्डिनेट। अब अथॉरिटी होती है एक लीगल और फॉर्मल राइट होता है जिसके थ्रू जो लोग होते हैं वो सुपीरियर पोजीशन पर होते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं,
डायरेक्ट द एक्शंस और टास्क कैरिड आउट, डिफरेंट टास्क को कैरिड आउट करते हैं, जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। ही वाज टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात की थी कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हमारे अथॉरिटी जिनके पास है, जिनके पास पावर है, वो लोग सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आते हैं। वो कैसे लाते हैं? रियल पावर इज़ इन द हैंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, रियल पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स, यानी कि पहले जो लोग होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर एक मैनेजर होता है, वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता था। लेकिन अब सोसाइटी के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको कंट्रोल करने वाले डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं। उनके दरमियान जो है वो यूनिटी कम हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। जो एक बंदे की थिंकिंग है वो दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाती होगी, तो इस तरह उनके दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और यूनिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। इसके 4 एजम्पशंस हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की, 4 एजम्पशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसमें कंपटीशन आ जाता है, रिवोल्यूशन आ जाता है, स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी और वार। कंपटीशन क्या होता है? सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाना, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, ये कंपटीशन होता है। रिवोल्यूशन क्या होता है? सोसाइटी के अंदर कंपटीशन की वजह से या जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से चेंज आ जाता है, चेंज की तरफ सोसाइटी जाती है। सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी है, कोई भी चीज़ें जिसमें कोई भी लोग इक्वल नहीं है। जैसे कि अगर हम वुमेंस और मैन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो किसी भी सेक्टर के अंदर जब औरतों के लिए सीट्स जो होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैंस। तो इस तरह सोसाइटी के अंदर ये तो एक एग्जांपल है, इस तरह कई एग्जांपल्स हैं जिसमें सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, स्ट्रक्चर जो है उसमें क्वालिटी इक्वल नहीं है हमारा स्ट्रक्चर। दैन अगर सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट आएगा, चेंज आएगा, सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के अंदर वार आएगी, ठीक है, एक जंग का निज़ाम बन जाएगा, सोसाइटी के अंदर जो है वो कन्फ्लिक्ट होगा। दैन सोसाइटी चेंज की तरफ जाएगी और चेंज के बाद वो आफ्टर चेंज वो डेवलपमेंट की तरफ। नेक्स्ट है सी राइट मिल्स, जो 1916 में पैदा हुए और 1962 में इनकी डेथ हो गई। सी राइट मिल्स हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन आल्सो यूज्ड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी to examine system of power and ways in which government, military and corporations formed a power elite in the United States in the 1950s. The founder of modern conflict theory was aware of the Frankfurt School's ideas. Mills called the ruling class by another name the power elite, which dominates a society's politics, military and economy and makes decisions to protect their status. अब सी राइट मिल्स क्या कहते हैं? उन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के नाम से जो टर्म है वो कॉइन की थी और उन्होंने कन्फ्लिक्ट थ्योरी का भी यूज़ किया, जो कि सिस्टम ऑफ पावर को एग्जामाइन करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट, मिलिट्री और कॉरपोरेशन जो है, इन्होंने एक एलीट पावर जो है वो बनाई है। ये मॉडर्न कन्फ्लिक्ट थ्योरी के फाउंडर हैं और इन्होंने पावर एलीट के नाम से एक टर्म दी है। हमारी जो रूलिंग क्लास है उनको इन्होंने पावर एलीट का नाम दिया है और ये कहते हैं कि ये जो पावर एलीट होती है ये डोमिनेट्स होती है हमारी सोसाइटी की पॉलिटिक्स पर, मिलिट्री और इकोनॉमी पर, और डिसीजंस बनाती है अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए। लोग जो होते हैं, जो उसके सब ऑर्डिनेट होते हैं, वो इन डिसीजंस को फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो चेंज आता है वो इंटरेस्ट की बेस पर आएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।